नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर स्मिता रानी भारदिया स्वयं के कोर्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण सुरक्षा के बारे में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट ऑडिट के बारे में देखा था। चलिए आज समझते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा क्या होती है और इसे पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। पर्यावरण सुरक्षा में बेसिकली हम इंक्लूड करेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा का परिचय क्या है, पर्यावरण सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है पर्यावरण सुरक्षा। इसके बारे में अगर हम सोचें तो पर्यावरण सुरक्षा को उन दिशा निर्देशों, नीतियों और प्रथाओं के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लागू की जाती है कि आसपास का वातावरण उन खतरों से मुक्त हो जो श्रमिक और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। औद्योगिक गतिविधियों के पास रहने वाले निवासियों के लिए भी और आकस्मिक पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण शब्द जैसा हम समझते हैं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। हमारे चारों ओर फैले आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव, वनस्पति, पशु पक्षी सहित सभी जैविक और अजैविक घटकों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। इनमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पहाड़, झरने, नदियाँ सभी आते हैं। अब समझते हैं पर्यावरण की सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है। आज के समय में पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज विश्व का तापमान चिंतित स्तर पर बढ़ते जा रहा है। चलिए जानते हैं कुछ कारणों को जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। सबसे पहला, ग्लेशियर पिघल के समुद्र में पानी के स्तर को बढ़ा रहा है जिससे बाढ़ आ रही है, जिसे हम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु में परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि को कम या कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण की संरक्षण की ज़रूरत है। पेड़ कटते जा रहे हैं जिससे वन क्षेत्र कम हो रहा है। नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया है जिसके कारण भी पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, इसलिए भी पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता है। मीथेन गैसों के साथ साथ क्लोरोफ्लोरो और कार्बन्स की भारी मात्रा ने ओजोन परत को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया है। ग्रहों पर कई क्षेत्रों में अम्ल वर्षा और स्किन कैंसर भी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण, उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। अब समझते हैं महत्वपूर्ण क्यों है पर्यावरण की सुरक्षा। अब तक तो हम समझ रहे हैं कि क्या कारण था कि पर्यावरण की सुरक्षा की हमें आवश्यकता थी। अब इससे महत्व क्यों है। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना मतलब उसका पूजन करने के समान होता है। हमारे देश में पर्वत, नदी, वायु, आग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे यह सब कहीं ना कहीं मानव के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बढ़ते विकास के कारण इसे लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुछ बिंदुओं पर चलिए चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण जल, वायु, भूमि प्रदूषण को कम करता है। पर्यावरण का संरक्षण बायोडाइवर्सिटी की भी सुरक्षा करता है। बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण सभी के सतत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण की महत्वता है। समझते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए। सबको पता है कि अगर पर्यावरण सुरक्षित ना हुआ तो ना स्वास्थ्य रहेगा ना जीवन रहेगा। स्वच्छ हवा, पानी और मिट्टी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है।
प्रदूषित पर्यावरण से विभिन्न बीमारियां हो सकती है, जैसे कि पहले भी बहुत लोगों ने बताया है, श्वसन रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण। पर्यावरण सुरक्षा से विभिन्न प्रजातियों की रक्षा होती है। जैव विविधता हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखती है और हमें भोजन, दवाइयाँ और अन्य संसाधन प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन का भी मुकाबला केवल पर्यावरण सुरक्षा से हो सकता है। पर्यावरण सुरक्षा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु पर्यावरण सुरक्षा से जल, वन और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब समझते हैं पर्यावरण सुरक्षा से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण से पर्यटन, कृषि और मत्स्य पालन जैसे उद्योगों को लाभ होता है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ावा मिलता है, कृषि प्रधान प्रदेशों में बढ़ावा मिलता है और मत्स्य पालन में भी बढ़ावा मिलता है। सतत विकास के लिए भी पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा से सतत विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मानव और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास हेतु भी हमें पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण से मानव और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ आवास सुनिश्चित होता है। पर्यावरण सुरक्षा न केवल हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए और इसे सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। अब समझते हैं पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण के संरक्षण के कितने प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ प्रकारों के बारे में समझते हैं। पर्यावरण के प्रकार कुछ इस टाइप से हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण, डाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता का भी संरक्षण। तरीके क्या हैं ये समझते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते तरीके क्या हैं। जब तक आप पर्यावरण संरक्षण के अर्थ और महत्व से परिचित हो गए, तो आइए अब उन मुख्य बिंदुओं को समझते हैं, जिसके माध्यम से इसे प्रभावी रूप से सरल बनाया जा सकता है। सबसे पहला समझते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम जानते हैं कि पौधे और पेड़ हवा, भोजन के साथ साथ हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य दैवीय उत्पादों के आवश्यक स्रोत हैं। वन विभिन्न जीवित प्राणियों का निवास स्थान है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना और साथ ही मौजूदा लोगों को पेड़ काटने से भी बचाना है, क्योंकि पेड़ पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझते हैं सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। पृथ्वी पर मृदा मुख्य तत्व है जो मिट्टी के कटाव, लैंड डिग्रेडेशन और बाढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे के उत्पादन के लिए मिट्टी समृद्ध पोषक तत्वों से भरी होती है। उर्वरक और जहरीले रसायनों के न्यूनतम उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ मृदा में हानिकारक इंडस्ट्रियल कचरे को समाप्त करके सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर विकासशील देश जैसे हमारे भारत और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा सड़कों पर फेंक दिया जाता है। इससे विभिन्न भयानक बीमारियों के साथ साथ मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। हमें विभिन्न टेक्निक्स जैसे 3R, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल का विकल्प चुनना चाहिए, जैसे पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग, सूखे और गीले कचरों को अलग अलग करना। पब्लिक अवेयरनेस,
हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट की सुरक्षा किससे करनी चाहिए, हम पब्लिक से ही करनी चाहिए। हम ही हैं जो इसे प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से भी अवेयर कराया जाना चाहिए कि पर्यावरण को कैसे प्रदूषित ना करें और पर्यावरण संरक्षण को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल, बिल्कुल हमें उन टॉक्सिक कंपाउंड्स पर नज़र रखने की आवश्यकता है जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। हमें उत्सर्जन के कई रूपों को कम करने के लिए पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि कचरे को ख़त्म करना, बिजली की बचत करना, उर्वरकों, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अनावश्यक उपयोग को सीमित करना, कुशल ऊर्जा के उपकरणों का प्रयोग करना। कुछ इन्हीं तरीके से हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब समझते हैं पर्यावरण सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है वायु प्रदूषण का नियंत्रण। मुख्य स्रोत, जैसा हम समझते हैं, हम जानते हैं कि पर्यावरण को केवल हमसे ही बचाने की ज़रूरत है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन और बायोमास का जलना, कुछ इसी तरीके से वायु प्रदूषित होती है। नियंत्रण का उपाय है एयर फिल्टर्स का उपयोग करना, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर्स का उपयोग करना, वाहनों के लिए उत्सर्जक मानक का डिसाइड होना कि कितने से ज़्यादा वह ग्रीन हाउस गैस नहीं निकाल सकते। दूसरा मुख्य बिंदु है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। जल प्रदूषण का भी मुख्य स्रोत है औद्योगिक कचरा, कृषि अपवाह, घरेलू अपशिष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग ना करना। इसके उपाय में आता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स लगाना और कुछ तरीके से जैविक उपचार करना, जिससे जल प्रदूषण नियंत्रित हो। भूमि प्रदूषण नियंत्रण, मुख्य स्रोत है इसके सॉलिड अपशिष्ट, कृषि रसायन और खनन, माइनिंग, एग्रीकल्चरल, केमिकल एंड सॉलिड वेस्ट। इसका उपाय है कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग, बायो रेमेडिएशन। कुछ इन्हीं तरीके से हम मृदा प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण, अब समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। वन्य क्षेत्रों का संरक्षण करने की, पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करने की, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हो, फूड चेन ठीक से बना रहे। उपाय क्या हो सकते हैं इसके? संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता पार्क और जीन बैंकों का डेवलपमेंट, जिससे वन्य जीव के साथ साथ उनके जेनेटिक मटेरियल्स भी स्थित हो सके और संरक्षित हो सके। अगला जलवायु प्रदूषण का नियंत्रण, मुख्य क्षेत्र है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग। इसका उपाय है नवीनीकरण ऊर्जा, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उसे यूज़ करना, एनर्जी का कंजर्वेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिससे हम जलवायु के परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है वन एवं वन्यजीव संरक्षण, मुख्य क्षेत्र में आते हैं जंगलों का संरक्षण, अवैध शिकारों की रोकथाम और वन्यजीवों को उनका आवास संरक्षित करना। उपाय पुनर्नवीनीकरण, जैविक गलियारे और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना होनी चाहिए। समुद्री तथा तटीय क्षेत्र संरक्षण, मुख्य क्षेत्र इसमें आते हैं समुद्र का प्रदूषण, मछली पकड़ने के अधिशोषण और तटीय क्षरण। इसके उपाय सिर्फ इतना ही है कि समुद्र संरक्षित क्षेत्र हो, प्रदूषण का नियंत्रण हो, तटीय संरक्षण परियोजनाएं लागू भी की जाए और उनके कार्यान्वयन को देखा भी जाए। टिकाऊ कृषि और भूमि का उपयोग, क्षेत्र है कृषि में रसायनों का उपयोग, इसका मृदा अपरदन, जल संसाधन। इसका उपाय सिर्फ इतना है कि जैविक कृषि किया जाना चाहिए, ड्रिपिंग इरिगेशन होनी चाहिए और भूमि का पुनर्वास होना चाहिए। जन जागरूकता और शिक्षा, मुख्य क्षेत्र आता है पर्यावरण की शिक्षा, जैसे कि यह कोर्स, सार्वजनिक जागरूकता जो हमें जगाने चाहिए, कुछ अभियानों के बारे में बताना चाहिए और सामुदायिक भागीदारी से ही
हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। उपाय इतना है कि शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, मीडिया का अभियान होना चाहिए, सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में होना चाहिए। अगला है शहरी और औद्योगिक क्षेत्र का प्रबंधन। मुख्य क्षेत्र आते हैं इसमें औद्योगिक प्रदूषण, शहरीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। उपाय है स्मार्ट सिटी की पहल होनी चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा मुख्य क्षेत्र आते हैं इसमें ऊर्जा का खपत, गैर नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन। उपाय है सोलर पैनल्स का उपयोग होना चाहिए, विंड टर्बाइन का उपयोग होना चाहिए, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग होना चाहिए। जल संसाधन का संरक्षण कैसे हो सकता है? जल की खपत के कारण होता, जल की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है। उपाय है जल का पुनर्चक्रण होना चाहिए, जल संरक्षण के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर किसी को प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा के 2 प्रमुख कदम हैं। हम 2 प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला आता है पर्यावरण सुरक्षा के उपकरण हो हमारे पास, दूसरा आता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण सुरक्षा के उपकरणों की। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण न केवल पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को भी उत्साहित करते हैं। चलिए समझते हैं पर्यावरण उपकरणों के बारे में। सबसे पहला प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, इसमें आता है एयर फिल्टर्स एंड प्यूरीफायर्स। हम इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना देके थोड़ा ब्रीफ से समझेंगे। ये उपकरण वायु में मौजूद हानिकारक कणों और गैसों को फिल्टर कर देते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार आती है और इनका उपयोग उद्योगों और इवन घरों और वाहनों में भी किया जाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये प्लांट्स जल को साफ करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिफिकेशन। यह उपकरण जल के दूषित जल को पीने योग्य पानी और तो और उद्योगों के लिए पुनः उपयोग के लिए बनाया जाता है। स्क्रबर्स, ये औद्योगिक गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, यह उपकरण उद्योगों से निकलने वाले धुएं और धूल के कणों को अलग अलग कर देता है, जिससे वायु में प्रदूषण की कणों की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा प्रमुख है ऊर्जा संरक्षण के उपकरण। इसमें समझते हैं सोलर पैनल्स। ये उपकरण सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता थोड़ी कम होती है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी घटता है। विंड टर्बाइन, यह यहाँ तो उतना उपयोग नहीं होता, पर ये खाड़ी प्रदेशों में बहुताया उपयोग पे आता है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यह स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एलईडी बल्ब, ये बल्ब बिल्कुल आपके घरों में भी एलईडी बल्ब लगे होते हैं, आप समझते हैं उसका उपयोग क्यों करते हैं। ये बल्ब पारंपरिक बल्बों की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। कम ऊर्जा के उपयोग से आप ऊर्जा बचा रहे हैं, ऊर्जा के साथ साथ आपका आर्थिक बचत भी हो रहा है। समझते हैं अगला आता है इसी कड़ी में कचरा प्रबंधन उपकरण। कहने का मतलब है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। कई बार रिसाइक्लिंग मशीनों का उपयोग करते हैं, कंपोजिट यूनिट्स का उपयोग करते हैं। रिसाइक्लिंग मशीनें क्या होती? ये मशीनें कचरे को पुनः उपयोगी सामग्री में बदलने का कार्य करती है, जैसे प्लास्टिक, कागज़ और धातुएं। इससे कचरे का सही प्रबंधन होता है और पर्यावरण पर बोझ कम होता है। आजकल तो इसके थ्रू कई स्टार्टअप्स भी चलते हैं। बहुत सारी जूते फैक्ट्री की कंपनियां, बहुत सारे फर्नीचर्स की कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक और कागज़ को रीयूज़ करके बनाई जा रही हैं। कंपोस्टिंग यूनिट्स, यह उपकरण जैविक कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे कृषि के लिए प्राकृतिक खाद तैयार होता है और कचरे को कम किया जा सकता है।
यह पुरानी पद्धति के द्वारा भी किया जाता है। पुराने समय में लोग कंपोजिट खाद का उपयोग कृषि कार्यों के लिए बहुत आया करते थे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये प्लांट कचरे से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जिससे कचरे का प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन एक साथ हो जाता है। जल संरक्षण के क्या क्या उपकरण हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह उपकरण कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। इससे सीधे फसलों की जड़ों में पानी पहुंचता है, और वो भी केवल उतना ही पानी जितना एक पौधे को ज़रूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस सिस्टम का उपयोग वर्षा जल को संग्रहित करने और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला, वाटर मशीन, यह उपकरण पानी की खपत को मापने और आवश्यक पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कई उपकरण काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सीसीटीवी कैमरा। वन्य जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में इसका उपयोग वन्य जीवों की निगरानी और अवैध शिकार को रोकने के लिए किया जाता है। जीपीएस ट्रैकिंग, वन्य जीवों की गतिविधियां और उनके स्थान को पता लगाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग का भी उपयोग किया जाता है। यह उपकरण वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी सुविधा में सहायक सिद्ध होते हैं। बायोफिशिंग, यह एक ऐसी टेक्निक है जो वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच में संपर्क को सीमित करती है, जिससे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। जैव विविधता संरक्षण के कुछ उपकरण हैं, जैसे सीड बैंक। ये बैंक विभिन्न पौधों के बीजों को संरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फिर से बोया जा सके और जैव विविधता को बनाया जा सके। सीड बैंक हमारे लगातार विलुप्त होते हुए पौधों के लिए अत्यंत फ़ायदेमंद है। 2006 में अब तक 1 लाख पौधे विलुप्त की श्रेणी में आ चुके थे। डीएनए बैंक, वन्य जीवों और पौधों की जीन संरचना को संरक्षित करने के लिए डीएनए बैंक का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने पर उन्हें फिर से उत्पन्न किया जा सके। यह जेनेटिक कोडिंग के थ्रू ही हो सकता है। अगला आता है सार्वजनिक जागरूकता के उपकरण। सार्वजनिक जागरूकता के उपकरण का एक मुख्य एग्जाम्पल ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको पर्यावरण के बारे में बता रही हूँ। पहला आता है शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्कूल, कॉलेजेस और सामुदायिक संगठनों में पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। मीडिया और संचार, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग करके भी पर्यावरण को सुरक्षित करने के संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। पर्यावरण सुरक्षा के उपकरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन उपकरणों का सही और प्रभावी उपयोग हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण प्रदान कर सकता है। जागरूकता और तकनीकी उन्नति के साथ हम पर्यावरण संरक्षण के और अधिक उपकरण विकसित कर सकते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुनिश्चित और सुरक्षित स्थायी जीवन का निर्माण कर सकेंगे। अब इसी में दूसरा आता है पर्यावरण के लिए बनाए जाने वाले कानून। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे हम ईपीए कहते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटाने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। ईपीए का अधिनियम जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया था।
ज्ञातव्य है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु आयोजित इस सम्मेलन में भाग लिया था। ईपीए को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की सुरक्षा करेगा। प्रत्येक नागरिक में आप भी आते हैं और मैं भी आती हूँ। अधिनियम का विस्तार क्या है? यह अधिनियम जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष में लागू होती है। ईपीए अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। केंद्र सरकार की शक्तियाँ। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार होंगे: पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना। विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना। उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपाय के अधीन प्रतिबंध लगाना जिसमें किसी उद्योग के समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा हो। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को नियुक्ति करता है और उन्हें संबंधित शक्तियाँ और कार्य सौंप सकता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को क्या क्या शक्तियाँ होंगी, समझते हैं। किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, उसका निषेध और विनिमय करने की शक्ति होती है। बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनिमय करने की शक्ति होती है। प्रदूषक उत्पन्न करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होती। प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन। कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा। प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ। केंद्र शासन द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आवश्यक सहायता के साथ कहीं पर भी प्रवेश करने का अधिकार होता है। अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश, अधिसूचना एवं निर्देशों का पालन एवं निरीक्षण करने हेतु वह किसी भी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की जांच के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। पर्यावरणीय प्रयोगशाला का निर्माण कर सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है, ऐसे प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्य के लिए किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को मान्यता दे सकता है। केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम का भी अधिकार होता है। सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति भी होती है। किसी भी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकता है। अपराधों के लिए दंड भी दे सकता है। अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करना, उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। ईपीए के तहत किसी भी अपराध का दंड 5 साल तक या 1 लाख रुपए तक का 5 साल तक की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जब तक यह साबित न हो जाए कि अपराधी कौन है, अपराध के समय नियुक्त वह व्यक्ति जो कंपनी का सीधा प्रभारी है, दोषी माना जाता है। यदि इस नियम के तहत सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई अपराध किया जाए तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाता है जब तक कि अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए। विभाग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है तथा तदनुसार उन्हें भी दंडित किया जा सकता है।
कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, बशर्ते शिकायतों में निम्नलिखित में से किसी के द्वारा ना की गई हो। पहला, केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण ना आया हो। एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय आया हो। अब समझते अधिनियम में भी कुछ कमियां हैं। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ तो कमियां हैं कि पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण। अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है, जहां व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती है और राज्य सरकारों के पास इसकी कोई शक्तियां नहीं होती। ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी व दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं है इसमें। अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, जबकि मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल होने की आवश्यकता होती है। सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना। यह अधिनियम प्रदूषण की अधिनियम अवधारणा है, जैसे शोर, अधिक बोझ लगने वाली परिवहन प्रणाली, विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। कहने का मतलब ना ही नॉइस पॉल्यूशन है और ना ही आपका ल्यूमिनेसेंस पॉल्यूशन है, जो पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण प्रदूषण इनके कारण भी होता है। समझते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पर्यावरण सुरक्षा का परिचय क्या था, पर्यावरण सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कदम होना चाहिए, जैसे इसके उपकरण, टेक्निकल गैजेट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पर्यावरण सुरक्षा न केवल मानव जाति के अस्तित्व के लिए बल्कि पूरे ग्रह के संतुलन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को समझना और उसके लिए ठोस कदम उठाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पर्यावरण सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब हमें प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के प्रभावों में मिल रहा है। यह हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भावी पीढ़ी के लिए एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रमुख क्षेत्र में जल, वायु, भूमि प्रदूषण का नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और टिकाऊ कृषि और ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। इन क्षेत्रों में की गई पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करती है बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम जैसे प्रदूषण का नियंत्रण, ऊर्जा का संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और जन जागरूकता अभियान हमारी दुनिया को एक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ स्थान पर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ और हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जहां प्रकृति और मानवता के बीच में संतुलन बना रहे। पर्यावरण संरक्षण में हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हमें सामूहिक रूप से इस दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सेफ्टी एंड हेल्थ। धन्यवाद।